हाय बच्चा लोग, स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्य क्लासेस, सीटीएम अहमदाबाद। आई होप आवाज से पहचान गए होंगे। हा हा हा। चल आजा, करते हैं न्यूमेरिकल्स। सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ा है ना? हाँ, अब उस सिग्निफिकेंट डिजिट को आगे ले जाते थोड़ा और उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, चल। तो सबसे पहला आज है अपना इलस्ट्रेशन 2.3। इलस्ट्रेशन है, ठीक है। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन के अंदर? देख बबुआ, इलस्ट्रेशन के अंदर ये लिखा है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203। मतलब एक क्यूब का कोई भी साइड ले ले, उसका लेंथ या उसका मेजरमेंट क्या दिए? 7.203 मीटर। ओके, ठीक है। अब आगे देख, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। मतलब यहां से मामला दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है भैया। हाँ, यस। पहला टोटल सरफेस एरिया और दूसरा है वॉल्यूम। ठीक है, अपने को दोनों आता है। अब ये सिर्फ तेरा जो 10वीं क्लास का फॉर्मूला है ना, 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था इसका? 6L²। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L³, है ना? ठीक है, क्यूब है तो क्यूब का यही होता है। ठीक है, अब आगे और भी इजी है। देख, 6L मीन्स 7.203 होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेगा भैया तो तेरा आंसर आएगा 311.299। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है रे, मैं मन से नहीं लिख रहा हूं, साइड में नोटबुक में आंसर लिख के रखे, वहां से देख रहा हूं। लेकिन तेरे को कैमरे में नहीं दिख रहा, अक्सर दिख दिख के आंसर लिख रहे। क्या फर्क पड़ता है रे? अभी कैलकुलेटर लगाऊंगा, टाइम बिगड़ेगा ना। अब देख, एक और अमीरों वाला पेन लेके आते हैं, मैजिक पेन। क्या इस मैजिक पेन में? ये मैजिक पेन रेड कलर का दिखाएगा। हाँ हाँ, चल आजा। क्या बोला है? आंसर तो आ गया तेरा, लेकिन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आंसर डालना है। सिग्निफिकेंट, अरे यार देख समझ, इसमें ये 6 है, वो क्या है? डेफिनेट, सर्टन है, डेफिनेट है। जो भी डेफिनेट डिजिट होता है उसका तो इन्फानाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है कि नहीं? तो फिर इसको फोकस नहीं करना है। पहले वही एग्जांपल याद कर, जैसे देख, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। तो 2 डेफिनेट डिजिट है, तो इसके तो इन्फानाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। तो हम इसको फोकस नहीं करते ना। ठीक है, तो किसको कर? तो सिर्फ लेंथ को कर। तो लेंथ अकेला ही बचा है तेरे पास, और उसमें देख सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 4। तो तेरे आंसर में भी कितने आने चाहिए? 4। तो यहां से राउंड ऑफ कर पूरा। हाँ, ये राउंड ऑफ। ठीक है, चल। तो आंसर क्या आएगा? 311.2। लेकिन ये जहां से तू ड्रॉप कर रहा है ना, इट इज मोर देन 5। अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल रेज्ड बाय 1। याद आया? तो इसमें एक ऐड कर दे, तो ये हो गया 3। ये आपका आंसर आया बबुआ, फाइनली। हाँ, आंसर को थोड़ा कलर कर सकता है तू, नोट्स अच्छा दिखी इसलिए। चलिए, कर दिया कलर, मजे कर जा। हाँ, अब वॉल्यूम रे, इजी है, L³ है ना। तो देख 7.203 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेगा कैलकुलेटर में। मैं लेके नहीं बैठा हूं कैलकुलेटर, मैं तो सीधा नोटबुक में से देख के बोल रहा हूं। हाँ, तो इंप्रेस मत हो जाना कि हाँ सोहम सर तो बिना देखे कैलकुलेशन कर रहे हैं। नहीं रे, आंसर लेके बैठा हूं साथ में, टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए। अब इसको भी 1 2 3 4 डिजिट तक सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करना है। तो देख, यहां से ये राउंड ऑफ हो जाएगा भैया, लेकिन जो डिजिट ड्रॉप कर रहा है वो 5 से कम है, तो कोई बात नहीं, चुपचाप ड्रॉप कर दे, कुछ चेंज नहीं करना है। याद है ना? इफ लेस देन 5 देन नो चेंज। मीटर क्यूब। इस आंसर को भी कलर कर सकता है तू, उसकी मना नहीं है दोस्त, अच्छा दिखेगा। हाँ, बोल, हो गया? तो स्क्रीनशॉट ले ले। चल, इलस्ट्रेशन 13 खत्म। चल, अब इलस्ट्रेशन 14। हाँ, क्या बोला है? 5.75 ग्राम। ये क्या होता है? मास होता है ना। हाँ, तो मास इज इक्वल टू 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस
ऑक्यूपाइज 1.2 सेमी क्यूब, ये 1.2 सेमी क्यूब जगह को ऑक्यूपाई करता है। जहां भी इस मास को रखा होगा वो 1.2 जितना जगह रोकेगा, ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, मतलब ये वॉल्यूम है रे, यूनिट देख के भी तो पता चलता है ना वॉल्यूम है। हाँ, तो डेंसिटी फाइंड करना होगा, देख ले क्या है। हाँ, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी, तो डेंसिटी को एक्सप्रेस करें, चल दे टाइटल दे दे डेंसिटी। यस, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है भैया 5.74, वॉल्यूम का है 1.2। अब इसको कैलकुलेटर लगाऊं, सुपर कंप्यूटर से लिखूं, यस देख अरे आंसर लिखे रे साइड में। ये हो जाएगा ग्राम पर सेमी क्यूब। लेकिन इसको भी सिग्निफिकेंट मामले में ले जाना है, तो राउंड इट ऑफ अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस। चल देख, राउंड ऑफ करने में क्या, ये देख मल्टीप्लाई और डिवीजन का मामला है, डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन का क्या रूल था कि ये जो इनपुट वैल्यूज है इनको इनपुट वैल्यूज बोलते हैं, दीज आर इनपुट वैल्यूज, और ये अपना फाइनल कैलकुलेशन का आंसर है। तो इनपुट वैल्यूज में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास है, इसके पास 1 2 3 है, इसके पास सिर्फ 1 और 2 है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिसके पास है उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट आंसर में चाहिए। तो आंसर में भी अपने को 2 ही डिजिट चाहिए, यहाँ पे 2 है तो आंसर में भी 2 चाहिए। तो यहां से राउंड ऑफ कर दे, किया राउंड ऑफ। हाँ, राउंड ऑफ करने का ना नहीं है दोस्त, इजी है मामला। लेकिन तकलीफ कहां होती है, ये जो इसका पीछे का जो डिजिट है ना वो 5 से बड़ा है, तो इस प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड कर दे, ये हो गया तेरा आंसर ग्राम पर सेमी क्यूब। बोल, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले ले, इजी था। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चल चल आजा भैया। अब देख एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का फर्स्ट 2.1। हाँ, थोड़ा आपको ये मतलब समझ प्रॉपर ब्लर हो तो एडजस्ट करना, टेक्स्ट बुक लेके बैठना, क्वेश्चन प्रॉपर दिखेगा। देख क्या बोले, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेमी इज इक्वल टू द हाउ मच मीटर क्यूब। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख, कैमरे के अंदर आ जाओ भैया। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूब है, उसका लेंथ दिया है 1 सेमी और उसका वॉल्यूम पूछा है, लेकिन वॉल्यूम मीटर में पूछा है, मीटर क्यूब। तो नो प्रॉब्लम, पहले वॉल्यूम तो ला, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल क्यूब। क्लियर? अब देख, एल मीन्स 1 सेमी क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 सेमी क्यूब। ओके ठीक है। अब सेमी को मीटर में कन्वर्ट करना है। बे यार इतना बड़ा बच्चा हो गया। देख, अपन जानते हैं ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेमी। अब इसको मान लो उल्टा करें तो 1 सेमी इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, जानते हैं ना ये। हाँ, तो फिर यहाँ पे सेमी है, मीटर करना है, सेमी से मीटर करना है, तो ये 10⁻² लगा दे, तो 10⁻², तो द आंसर विल बिकम 10⁻6 मीटर क्यूब। इजी है ना, छोटे बच्चों जैसे। चल हाँ, अब इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं, बी। बी में क्या बोला है भैया, देख क्वेश्चन देख, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर 2 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है उसका 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया लाना है बबुआ, सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर का। चलिए रहा, सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 10वीं नहीं पढ़ा का, पढ़ा है ना, 2πRH प्लस 2πr²। हाँ है ना, तो अब ले ले फार्मूला, फार्मूला तो लिया ना, अब कॉमन ले ले, 2πr कॉमन, तो h प्लस आर। अब आगे कैलकुलेशन करूं उससे पहले ये देख, आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो इधर जो यूनिट है सेंटीमीटर है, तो इनको मिलीमीटर बना दे, तो 10 से मल्टीप्लाई करना, तो सेमी से मिलीमीटर बनता है, पता तो है 20 मिलीमीटर, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर, तो 100 मिलीमीटर। क्लियर? अब ले ले वैल्यू, 2 × 3.14, रेडियस क्या है 20, ये h प्लस आर। सॉल्व करेगा ना भैया, तो इसका आंसर 1507
2 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हो सकता है कि पॉइंट को यहां लेना है, तभी तो कहीं पॉइंट दिख नहीं रहे। देख पॉइंट कहीं दिख नहीं रहे तो समझ ले यहां पे होगा पॉइंट। तो उस पॉइंट को 1 2 3 4 स्टेप तक शिफ्ट करें हम लेफ्ट साइड में, तो हम जानते हैं ना लेफ्ट इंक्रीज राइट डिक्रीज, याद नहीं फंडा। हाँ, तो लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट हुआ तो इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा 4, तो 4 मिलीमीटर स्क्वायर। बोल कैसे लगा सम, अच्छा लगा ना। तो फिर चल अब सी ये रेड रख दे भाई, महंगा पेन है। हाँ चल सी में क्या है देख, अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स हाउ मच मीटर इन 1 सेकेंड। अरे यार इसका स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, ये लोग चाहते कि उसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो कर देते ना। आता है किलोमीटर है 1000 तो हो जाएगा मीटर। हाँ फिर नीचे देख आवर है तो 3600 तो हो जाएगा सेकंड। अब सोच, ये बच्चे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आपको बड़े बड़े वीडियो चाहिए क्या है यार। ये कैंसिल 18 2 जा 5 जा तो 5 मीटर पर सेकंड। तो तू बोल सकता है ना कि सर जी इसका आंसर है इन 1 सेकेंड इट विल कवर 5 मीटर। आंसर अच्छा लगा ना सर, तो फिर कमेंट में लिखना कि सर मजा आ गया, बढ़िया था। हाँ चल अब डी देख, इसका डी थोड़ा दासू है। द रिलेटिव डेंसिटी, मतलब कुछ थोड़ा सा नया है, तो अपन करते हैं ना नया है तो रुक पहले देख इन्फॉर्मेशन देख, थोड़ा रफ वर्क लेना पड़ेगा इसमें। क्या बोला है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। ध्यान से, हाँ रफ वर्क कर रहा हूं पहले। रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया है 11.3, तो इट्स डेंसिटी इज व्हाट, तो उसका एक्चुअल डेंसिटी क्या होगा। ग्राम सेमी क्यूब में भी चाहिए कि केजी मीटर माइनस क्यूब में भी चाहिए, ठीक है नो प्रॉब्लम। सबसे पहले देख रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो बबुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। ये फॉर्मूला है बेसिक। तो लगा देते हैं, चल यही फॉर्मूला समझा ना, यही फॉर्मूला लगा दे इधर। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी, तू बोलेगा सर कहां से आया, अबे 11वीं में पढ़ तो सही, फ्लूइड मैकेनिक्स में फर्स्ट पेज पे आएगा ये, तो अभी तेरे को ऐसे ही दे दिया तो याद रख। हाँ रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब किसी भी की डेंसिटी को हम वाटर से डिवाइड करते हैं, वाटर की डेंसिटी से, तो उसका रिलेटिव डेंसिटी मिल जाता है। तो रिलेटिव पढ़ा था यार, नहीं पढ़ा कहीं पे, याद कर 10वीं में पढ़ा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ याद आया ना, ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी, एब्सोल्यूट इंडेक्स होता है ये। ठीक है चल जाने दे, नहीं याद है तो छोड़, यहीं पे देख ले। रिलेटिव डेंसिटी क्या है 11.3, अब उसका डेंसिटी पता नहीं है। वाटर का क्या होता है भाई, ये देख वाटर का डेंसिटी है ना, ध्यान से 2 होता है आंसर अलग अलग, एक तो 1000 होता है और एक 1 होता है। हैं सर 2-2, अरे 2-2 नहीं रे, ये होता है केजी मीटर क्यूब में ऐसा आंसर होता है, और ग्राम सेमी क्यूब में ये आंसर होता है। मतलब एसआई सिस्टम में होता है 1000 और सीजीएस सिस्टम में होता है 1। याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। रुक स्क्रीनशॉट ले ले भैया। हाँ चल ठीक है, तो वाटर का डेंसिटी कितना लेना है 1000, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 11.3 इंटू 10⁻³ ये एसआई में ना, तो केजी पर मीटर क्यूब, और इट कैन बी टेकन इन सीजीएस ऑल्सो। और सीजीएस लेना है तो इसको 1 लेना पड़ेगा ना, वाटर का डेंसिटी 1 लेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 11.3 ग्राम सेमी क्यूब। ठीक है चल, अच्छा लगा ना सम, तो कमेंट में लिख कि सर मजा आ गया। अब इसको पूरे को ना बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले ले, देख मैं स्क्रीन में सेट करता हूं इसको, रुक। हाँ हो गया सेट, 1 2 एंड 3। चल बच्चा अब एकदम इजी क्वेश्चन, इजी मतलब एकदम इजी। कैसा इजी देख, ये है एक्सरसाइज का 10th।
सिर्फ ये जो फॉलोइंग नंबर्स है ना, इनके सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं। तो देख, पहला है ए में क्या दिया है, 0.007 दिया है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? अरे भाई, अपनी बात तो हुई थी कि ये जो नंबर है लेस देन 1 है, लेस देन 1 वाले में ये वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ यही है, तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो बोलेगा सर कैसे, क्यों याद नहीं है? इन द नंबर्स विच आर लेस देन 1, देख लो 0, अच्छे से समझाता हूं। जो लेस देन 1 है उसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड, ये वाले जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। याद आया? तो फिर सोम सर के साथ सब कुछ इजी है। ये हो गया ए। अब लेते हैं चल बी में क्या दिया है, 2.64 इंटू 10⁻²4। ये भैया, ये तो वो वाला पैटर्न हो गया, साइंटिफिक मेथड था ना लिखने का। इसको ए समझना है, इसको 10 और ये जो पावर है इसको बी। तो सिर्फ यही सिग्निफिकेंट होता है, ये नहीं होता है पावर। हाँ, तो कितना है, 1, 2 एंड 3 डिजिट आंसर। तो चल सी को ले लेते हैं भैया। सी देख, सी में क्या दिया है, दिख रहा है तेरे को? नहीं दिख रहा है इसलिए मैं लिख रहा है, देख 0.2370। इसमें तो दिख रहा है ना 1, 2, 3, 4। ये लास्ट वाला 0 लेना है यार। अपनी बात तो हुई थी क्या कि देख, जैसे होल नंबर है, होल नंबर जैसे यही ऐसे होता 2370, तो होल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन डेसिमल पॉइंट है कहीं पे भी, तो ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। बात तो हुई थी अपनी, है ना? हाँ, तो फिर तो ये डेसिमल पॉइंट वाला मैटर है। तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है लास्ट वाला, टर्मिनल जीरो भी बोलते हैं इसको, ये है सिग्निफिकेंट। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, 4। समझा कि नहीं बबुआ? हाँ, अब डी देख ले। डी में क्या दिए हैं, 6.320। अरे फिर डेसिमल पॉइंट है तो इसको लेना है। तो टोटल हो गए 4, 1, 2, 3 एंड 4। हाँ, अब देख ई ई में क्या है, अरे वही घुमा घुमा के कहा दे रहे हैं, ये वही है, 0 इधर से उधर कर दिया। ये 0 लेना है क्योंकि दो नॉन जीरोस के बीच में है ना, तो लेना है। तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 4। देख ले 1, 2, 3, 4। तो फिर इजी है, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा था नहीं। हाँ, क्लासरूम बैचेज होता है ना तो खुद करने दे देता हूँ बच्चों को। ये तो वीडियो है इसलिए तुझे ऐसा नहीं लगे सर ने एक सम गापची मार दिया। यू नो व्हाट इज गापची मार दिया? अरे गुजरात में हम लोग अहमदाबाद से, तो गापची मारना मतलब स्किप करना। हाँ, तो चल गापची नहीं मारेंगे। तू कमेंट में बहुत गापची मारते रे, रुक, काय का समझ है, कमेंट में बहुत गापची मारते हो, लिखते ही नहीं हो कुछ कमेंट। मुश्किल से 5-10 बच्चा कमेंट लिखता है। क्यों भाई, वीडियो तो बड़े देख रहा है फ्री में तू घर बैठा बैठा, तो थोड़ा कमेंट भी डाल, थोड़ा मेरे को भी जोश आवे, थोड़ा मेरे वीडियो का भी नाम होवे, लोग पढ़े यार, मजा। तू समझ, किसको फेमस नहीं होना, सबको होना है, तो मेरे को भी होना है। तो तू कमेंट में गापची मत मार, कमेंट डाल, ठीक है? चल, अब ये लास्ट वाला देख, 0.12306032। ये भाई ये लेस देन 1 है, तो ये सारे जीरो चल निकल। हाँ, ये दो नॉन जीरो के बीच में, तो ये लेने का। तो देख 1, 2, 3, 4, चल आंसर ले ले, स्क्रीनशॉट। आया ना मजा? तो फिर चलो बच्चा लोग, अभी अगला सम देखते हैं, एक्सरसाइज का 11। अच्छा सम है बच्चा, ये सम है अच्छा, ठीक है। चल गाना वाना गाऊं क्या? चल गा देते। देर न कर दुनिया से न डर, सुन ले दुआ ए बेखबर, रूठ न मुझसे जाने जिगर, कटता नहीं तेरे बिन ये सफर, नजरे ढूंढे तुझको, आ मिल जा तू मुझको। बस हो गया। चल, धड़कन पिक्चर का सॉन्ग है। जब मैं आपकी जैसा बच्चा था तब दिखी थी ये पिक्चर। चलो आ जाओ, अभी भी बच्चा ही हूं लेकिन आपसे बड़ा हूं। आई एम योर टीचर, बी सीरियस। चल देख, द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर दिस। ये रहा देख, उसका लेंथ 4.234 मीटर, फिर उसका ब्रेथ है 1.005 मीटर, फिर उसका थिकनेस जो है उसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, साइड में दिखने से थिकनेस लगता है, साइड में दिखने से हाइट लगता है। हाँ, 2.01 सेमी। अरे ये का लफड़ा है, सेंटीमीटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक काम कर, इसको 100 से डिवाइड कर दे,
तो ये हो जाएगा 0.0201 मीटर। बढ़िया, शाबाश बच्चा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है गिव द एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहां लिखेंगे एरिया। यस, ये भाई एरिया का फार्मूला पता है का? नहीं पता है? अरे यार, ये शीट है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। तो इस टाइप की शीट का फॉर्मूला क्या होता है? ई होता है ना 2LB प्लस BH प्लस HL। हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। हो गया ना ग्रुपिंग करने का, LB BH HL। पढ़ा होगा 10वीं 9वीं में कहीं। तो फिर चल मैं आगे अपना काम करता हूं। देख, अब सारी की सारी वैल्यू रख। 2 L क्या है 4.234, B क्या है 1.005 प्लस, अब BH रखना है तो ये हो गया अपना B, ये हो गया अपना H 0.0201 प्लस, फिर HL रखना है तो ये हो गया अपना H, ये हो गया अपना L 4.234। अभी इसको कैलकुलेटर मारा ना मैं डायरेक्ट में सुपर कंप्यूटर, पता है तेरे को? अब भी देख मेरा आंसर से एक लग गया कैलकुलेटर, क्या बात है। 8.72094। सर आंसर देख देख के पढ़ा रहे हो तो क्या करूं? कैलकुलेटर लेके बैठूं तेरे 3-4 मिनट और बिगाड़ू वीडियो में? तो फिर वीडियो छोटा करना है ना। ए भाई रुक, राउंड ऑफ का लफड़ा है। ये राउंड ऑफ का कहां से होगा? तो ये जो राउंड ऑफ में कहा है देख, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट किधर है? ये रहा ना, 3 है तो कर डाल 3 तक। ये हाँ 8.72 यस मीटर स्क्वायर। आंसर आया जी, आया 8.72। ठीक है, चलो इसका दूसरा पोर्शन। तो दूसरे पोर्शन में भाइयों और भाइयों की बहनों क्या बोला गया है? देखिए, दूसरे पोर्शन में बोला गया है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा LBH। हाँ, LBH। यो अन्ना खाना है गन्ना। चल नाइस राइम। चल आया 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201। देख मेरे पास सुपर कंप्यूटर है, फटाक से आंसर ला दूं। यस, देख आ गया। ये देखा, रुक, दिख नहीं रहा नोटबुक में, दिखा, रुक रुक, हाँ दिखा 28917 मीटर क्यूब माय डियर स्टूडेंट। अब इसमें राउंड ऑफ। ओ भाई, जिन तीनों का तू मल्टीप्लाई किया ना, उनमें लिस्ट डिजिट किसके पास है? इसके पास है 3। तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। तो देख 1 2 3, ये तो नहीं है रे सिग्निफिकेंट। हाँ, तो यहां से राउंड ऑफ करना है। 855 मीटर क्यूब। यो अन्ना खाएगा गन्ना। चल ठीक है, कमेंट में तू लिखना है ये सब। हाँ, अन्ना गन्ना ऐसा मत लिखना। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले। 1 2 एंड लिया ना भाई स्क्रीनशॉट। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है। चल, बाहर बारिश हो रहा है जोरदार और अंदर शूटिंग चल रहा है। बारिश का आवाज नहीं आना चाहिए अंदर। ठीक है, देख बहुत आई ट्राई टू टेक प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ साउंड सिस्टम, फिर भी कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी इन एडवांस। ये है एक्सरसाइज का 12। यस, अच्छा समय, मजा आएगा। देख, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस। ग्रोसर का जो बैलेंस, जो कांटा होता है ना, दुकान पे गया कभी, 1 किलो चीनी दे दो, आधा किलो गुड़ दे दो, वहां पे वो जो लगा रहता है ना मशीन, जिसके अंदर गुड़ चीनी रख के माप वजन देखते हैं, हाँ, दैट इज कॉल्ड ग्रोसर्स बैलेंस। उसके अंदर एक बॉक्स है, बॉक्स का मास क्या दिया है? मास ऑफ बॉक्स इज 2.3 kg। ये 00 तो ऐसे ही एक्यूरेसी के लिए दिए। हाँ, 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस। तो मास ऑफ पीस 1 क्या दिया? पहले पीस का मास 20.15 ग्राम। ये ग्राम आया यार, ठीक है देख लेंगे। और जो दूसरा पीस है उसका मास है
P2 mass is 20.17 ग्राम। पहले ग्राम का पंगा हटा, तो 100 से डिवाइड कर दे, तो डेसिमल पॉइंट यहां पे आ जाएगा, हो गया की जो केजी। इसमें भी सेम चीज 2017 केजी। हाँ, अब तीनों मास ओके। अब फिनोमिनन क्या है, तो आराम से पढ़, देख क्या लिखा है क्वेश्चन में। द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 केजी। मतलब एक बॉक्स है, उसका मास 2.3 केजी है। उसमें दो गोल्ड पीस को रखा गया, इतने ग्राम का और इतने ग्राम का, आर एडेड टू द बॉक्स। अब पहला क्वेश्चन, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। टोटल मास क्या होगा? अरे इन सब का टोटल मार, टोटल मास लगा, टोटल 2.3.2015.2017 इन सबको प्लस कर। अच्छा है, बैलेंस करना है, रुक, तो यहाँ पे एक्यूरेसी के लिए 3 जीरो और ले ले, क्या फर्क पड़, इनको सिग्निफिकेंट मत लेना, तू एक्यूरेसी के लिए ले रहा है। हाँ, तो देख क्या हो जाएगा, 307.2 2.7032। अरे गलती आ रहा है, कुछ गलती आएगा ना, मूर्खता की है। यहां ग्राम था, उसको किलोग्राम के लिए ऐसा करता है कोई, 1000 से डिवाइड करते हैं, कुछ भी यार। तो एक जीरो और ले ले, एक जीरो और ले ले, तो जीरो के चक्कर में सारा टोटल डूब गया मेरा। तो यार समझ जाना, ये 3 है, इधर 0 है, 0 0, बस हो गया ना सेटिंग। अब दोबारा नहीं करूंगा, पेज नहीं है मेरे पास और, ठीक है। तो यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 3। तो देख 2 पॉइंट, तू समझ गया ना, कैलकुलेटर का खेल है, कर लेना। खुद करने चला मुरारी हीरो बनने, कचरा हो गया। चल ठीक है, अब देख इसको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि देख सिग्निफिकेंट का मामला कहा है यहाँ पे, तो राउंड ऑफ कर। कहां से करेगा? ये एडिशन का मामला है, एडिशन। एडिशन के फंडे याद है तेरे को? नहीं याद है तो चल याद कर। एडिशन में क्या फंडे थे अपने? एडिशन में ये फंडे थे कि देख, जैसे 2.35 है, 1.763 है, 2.9 है। एडिशन में सारा मामला डेसिमल पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है, कि डेसिमल पॉइंट के बाद में लिस्ट डिजिट किसके पास है? तो इसके पास है, एक ही है ना। देख इसके पास तो 2 है, इसके पास 3 है। डेसिमल पॉइंट के बाद लिस्ट डिजिट इसके पास है, केवल 1 है। तो जो तेरा आंसर आएगा ना, उसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए और वहीं से राउंड ऑफ करना है। समझा पॉलिसी? हाँ, तो इसमें भी देख, डेसिमल पॉइंट के बाद इसके पास लिस्ट डिजिट है 1, तो इसमें भी 1 ही राउंड ऑफ करना है। यहां से कर, तो आंसर आ जाएगा 2.3 केजी आंसर। इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करने से ये पता चल गया कि वो जो गोल्ड पीस अंदर डाले तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी बॉक्स का मास 2.3 था, राउंड ऑफ करने के बाद भी 2.3 आया है ना। हाँ, अब इसका दूसरा पोर्शन है बी, तो चलो देख लेते हैं बी को भी। बी कौन सा बड़ा वो है, चल देख क्या बोला, द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ पीसेस है। ये जो दोनों पीस है ना, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस के लिए सीधा माइनस करना, 2.17 माइनस 20.15 हो जाएगा 0.02 ग्राम। इसको कहा राउंड ऑफ करेगा, एक ही तो डिजिट बचा है, हो गया ना आंसर। इजी है। चाल यहाँ पे थोड़ा ये सेटिंग करना, आप लोग जीरो की गलती होगी, हड़बड़ी में मैं 100 से डिवाइड किया, एक्चुअली ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। समझ गया ना, घर का बच्चा है, बोलना नहीं किसी को। हाँ हाँ, चल ले स्क्रीनशॉट। चल बेटा, आज का लास्ट आखिरी अंतिम सम आ गया, बस फिर लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। चल अंतिम सम, आखिरी दाखलो, ये गुजराती में कहवाय छिल्लो दाखलो। देख क्या बोला है, अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल ए बी सी एंड डी एज फॉलो। मतलब ये तुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं प्रॉपर लिख देता हूं। देख ये प्रिंट आउट बराबर निकलती नहीं है यार, कहां क्या क्या करूं। हाँ, ये फॉर्मूला है, इसमें परसेंटेज एरर सबका दिया हुआ है। ए का परसेंटेज एरर 1% है, बी का 3% है, सी का 4% है और डी का 2% है। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन पी? पी का परसेंटेज एरर निकालना है, तो फॉर्मूला तो हम जानते ही है, क्या? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%। फिर इसमें डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखने जैसी है,
जब भी ऐसा एरर फॉर्मेट लिखते हैं तो जो पावर है ना उसको आगे लेते हैं, तो 3 को आगे ले लिया तो फिर हाँ, तो सेम चीज आगे भी होगी, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100%, लेकिन ये 2 कहाँ जाएगा आगे, तो आगे बढ़ो। और रूट सी मतलब क्या होता है, रूट ए क्यूब बी स्क्वायर, रूट का मतलब होता है 1/2 है ना, तो 1/2 को आगे ले ले, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100%। फिर डी है तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। फॉर्मूला हो गया लंबा चौड़ा, मजा आया। तो फिर चल अब सबका परसेंटेज एरर दिया है, ए का कितना है 1%, बी का कितना है 3%, सी में कितना है 4%, डी में कितना है 2%। उसको सॉल्व कर, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, चल ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2% 2, चलो हो गया। अभी आ गया आंसर आपका 13%। 13% हो गया सॉल्व कि नहीं हुआ बे, हो गया ना। हाँ अब देख लास्ट में क्या बोला है कि इफ द वैल्यू ऑफ पी कैलकुलेटेड, मान ले इस फॉर्मूले में ये सारी सिंपल वैल्यू रख के पी को कैलकुलेट किया किसी ने और क्या लाया 3.736, पी को कैलकुलेट करके कोई क्या लाया 3.763 ये लाया, तो इसको राउंड ऑफ कर, इसको राउंड ऑफ करना तो कर सकता है ना, ये 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट आए, इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेगा ऐसा, तो ये 5 से बड़ा होना है तो ये एक ऐड हो जाना है, आंसर 3.8 है ना। तो ले ले स्क्रीनशॉट, चल लिया स्क्रीनशॉट। अब सुन भैया, आज के लेक्चर में मजा है ना, तो प्लीज कमेंट में डालो यार, कमेंट नहीं डालते हो गापची मारते हो, प्लीज डोंट गापची मारो, ओके, जस्ट डालो द कमेंट्स। यस, टेक केयर, बाय। हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या क्लासेस, CTM अहमदाबाद। हाँ, तो अपना सिग्निफिकेंट डिजिट पे 2-3 वीडियो गया, आज कुछ और, अब वो सिग्निफिकेंट खत्म हो गया, अब जनरल न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर जो बाकी रह गए थे, ठीक है। तो अच्छा लेक्चर है, सब सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आने हैं, ठीक है। अच्छा कैमरामैन, क्या ये क्वेश्चन दिख रहे हैं कि डार्क करना पड़ेगा? ओके तो करो। ओके चल, ये है अरे यार गुजराती मीडियम नो लेक्चर है ना, उदाहरण 5, हाँ चैप्टर 2 નું ઉદાહરણ 5, જો ન્યુક્લિયસનું પરિમાણ 10⁻15 નું છે, લગભગ -15 સમજ, 10⁻15 થી વધારીને એક તીક્ષ્ણ પિનની અણી જેટલું કરવામાં આવે તો પરમાણુનું અંદાજિત પરિમાણ શું હોઈ શકે? ક્વેશ્ચન સમજ, આ ન્યુક્લિયસ સપોઝ સમજ, આ ન્યુક્લિયસ એનું આ જે સાઇઝ છે ત્રિજ્યા એ 10⁻15 છે, એને વધારો અને તીક્ષ્ણ પિનની અણી જેટલું કરી દો, પણ આરું અણી જેટલી હોય કોને ખબર? તો આપ્યું છે હેલ્પ કે અણીનો વિસ્તાર છે ને 10⁻5 થી 10⁻4 હોય, તો આને 10⁻5 કરી દો, 10⁻5 એટલે હજી સહેજ મોટું થઈ જાય ને આમ, હા 10⁻5 કરવું છે, તો આ કઈ રીતે પોસિબલ છે? બહુ સિમ્પલ છે કે જો ભાઈ ન્યુક્લિયસનું રેન્જ અથવા તો વિસ્તાર અથવા તો એની સાઇઝ 10⁻15 મીટર છે, હવે એને અણી જેટલું કરવું છે, તો અણી જેટલું કરતા શું માપ મળે? 10⁻15 તો છે, હવે એને અણી જેટલું કરવું છે શું કરવું પડે? તો આટલા ગુણને 10⁻10, તો જવાબ 10⁻5 થાય ને, હા અણી જેટલું થઈ ગયું, સમજો? તો ન્યુક્લિયસની સાઇઝને પિનની અણી જેટલી કરવી હોય તો એને 10⁻10 વડે ગુણો ને તો જવાબ તારો સેટ થાય। આ ક્લિયર? અચ્છા ઓકે, હવે પ્રશ્ન શું છે કે પરમાણુનું અંદાજિત પરિમાણ શું હોઈ શકે? पर आવું करवाथी, न्यूक्लियस ने आम मोटो करवाथी परमाणु ने शू फरक पड़े? अरे बबुआ बताओ, पण पहला तने खबर है न्यूक्लियस परमाणु वॉट इज दिस ऑल नॉनसेंस? जो सीख, आ सेंटर में न्यूक्लियस होय, एनी अंदर धन और न्यूट्रॉन बधा होय, बराबर, एनी आसपास इलेक्ट्रॉन फरता होय,
આમ. તો આ ન્યુક્લિયસ અને આ આખો ભાગ આવી ઘણી કક્ષાઓ હોય. આ બધું ભેગું થઈને કક્ષાઓ સાથે એ પરમાણુ અને ખાલી આ ભાગ ન્યુક્લિયસ. હવે આ પ્રશ્ન શું કહે છે કે ન્યુક્લિયસને સહેજ મોટો કરો. એવું જ કીધું ને કે 10⁻15 છે અને તીક્ષ્ણ પિનની અણી જેટલું કરો એટલે મોટું કરો થયું. કેમ કે પિનની અણી ન્યુક્લિયસ કરતાં મોટી જાડી હોય, સહેજ મોટું કરીએ ન્યુક્લિયસ તો સ્વાભાવિક છે પરમાણુ બી મોટો થશે, હે ને? તો એ કેટલો થાય એ આપણો પ્રશ્ન છે. વેરી ઇઝી. પરમાણુની સાઇઝ શું થાય છે? જો પરમાણુની સાઇઝ લગભગ આ ક્રમની હોય, 10⁻10 મીટર. હવે ન્યુક્લિયસમાં તે કેટલી છેડછાડ કરી? આટલી કરી, આટલું કર્યું ને. પરમાણુમાં બી એટલું જ કર, ઇન્ટુ 10⁻10. તો જવાબ આવી ગયો 1 મીટર. સિમ્પલ, પતી ગયો જવાબ. કે જો ન્યુક્લિયસની સાઇઝ 10⁻15 થી પિનની અણી જેટલી કરું છું તો સાહેબ પરમાણુની સાઇઝ 1 મીટર થઈ જાય. જવાબ લઈ લે સ્ક્રીનશોટ. મસ્ત દાખલો છે. સમજણ પડી ગઈ ને તારે કરવાનું શું છે આમાં? યસ, 1, 2 and 3. ઓકે, હવે જો નેક્સ્ટ ઉદાહરણ 6. કયો દાખલો છે આ? ઉદાહરણ 6. સારો દાખલો છે. તારા વ્યવહારિક જ્ઞાન આધારિત દાખલા છે આ બધા. આ દાખલાઓમાં કોઈ સૂત્ર ના હોય, બુદ્ધિ હોય. હા, જો બતાવો શું છે. આપણે રાષ્ટ્રીય પ્રયોગશાળામાં આવેલી પ્રમાણભૂત ઘડિયાળ, રાષ્ટ્રીય પ્રયોગશાળા છે ને એમાં ક્યાંક એક પ્રમાણભૂત ઘડિયાળ મૂકી છે. ઓકે, સાથે 2 ઘડિયાળોનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. એટલે સીન આવો થાય. આ રાષ્ટ્રીય પ્રયોગશાળામાં મૂકેલી ઘડિયાળ, એની સાથે 2 અલગ અલગ ઘડિયાળને ટેસ્ટ કરીએ આપણે. એક આ બાજુ અને એક આ બાજુ લઈ લે. હા, સમજ. તો પ્રમાણભૂત ઘડિયાળ જ્યારે બપોરના 12 વાગ્યાનો સમય બતાવે, એટલે પ્રમાણભૂત ઘડિયાળમાં 12 વાગ્યાનો સમય થયો હોય, આમ એક્ઝેક્ટ 12 વાગ્યા હોય આમ, ત્યારે આ 2 ઘડિયાળના સમય નીચે મુજબ છે. આ પહેલી ઘડિયાળના ટાઈમિંગ આ રીતે આપ્યા છે, બીજી ઘડિયાળના ટાઈમિંગ આ રીતે આપ્યા છે. તો કરવાનું શું છે? ખબર નહીં શું કરવાનું છે. રકમ સમજાય ને, ક્વેશ્ચન સમજાયો ને. હા, કે રાષ્ટ્રીય પ્રયોગશાળામાં જે ઘડિયાળ મૂકી છે એની સાથે આ 2 ઘડિયાળનું ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યું. તો પહેલી ઘડિયાળમાં અલગ અલગ ટાઈમ નોંધ્યા ને તમે, સોમવારે, મંગળવારે, બુધવારે, ગુરુવારે, શુક્રવારે, શનિવારે, રવિવારે. તો આ રીતના ટાઈમ મળ્યા. એનો મતલબ આ ઘડિયાળ કંઈક લોચાવાળી છે, કાં તો સ્લો છે કાં તો ફાસ્ટ છે. એના ટાઈમિંગમાં લોચો હોય. કેમ? 12:0 બતાવે. એ જ ઘડિયાળ એ જ ટાઈમે મંગળવારે પાછું આવું બતાવે, 12:01:15. એટલે ઘડિયાળના માપમાં કંઈક ગડબડ છે. આમાંય છે, આમાંય છે. હા, તો આપણે શું કરવાનું છે? જો તમે કોઈ પ્રયોગ કરી રહ્યા હોય જેના માટે તમને ચોકસાઈ સાથે સમય અંતરાલ દર્શાવતી ઘડિયાળની જરૂર પડે તો તમે આ બેમાંથી કઈ ઘડિયાળ પસંદ કરશો? યસ, અહીંયા આવે તારી સામાન્ય બુદ્ધિને ચેલેન્જ છે. બિલકુલ. તું વિડીયો 1 મિનિટ પોઝ કરજે અને વિચારજે આ બેમાંથી તને કઈ ઘડિયાળ વધારે ગમશે. કે આ ઘડિયાળ સાહેબ હું રાખું પ્રયોગ માટે, આ સારી છે, સાચી છે, સચોટ છે, કે આ ઘડિયાળ રાખું? કઈ રાખવાની? પેલી નહીં મળે. આ તો પ્રયોગશાળામાં લગાવેલી છે, આ તને કોઈ ના આપે. હા, આ બેમાંથી એક લેવાની. તો તને કઈ ગમશે? તો જો દોસ્ત, ઘડિયાળના ચોકસાઈ અને સમય અંતરાલ કેટલો છે બંનેમાં ફરક છે. હા, જે ઘડિયાળમાં સમય અંતરાલ ઓછો હોય ને, ટાઈમ ડિફરન્સ ઓછો થતો હોય ને, એ ઘડિયાળ સારી. હા, જો બતાવું. આ ઘડિયાળમાં સોમથી લઈને રવિવાર સુધી ઓછામાં ઓછો ટાઈમ કયો છે? આ રહ્યો ને, 11:59 અને 8 સેકન્ડ. તો લખું છું 11:59 અને 8 સેકન્ડ. રાઈટ? ઓકે. પછી એમાં મોટામાં મોટો સમય કયો બતાવે? તો સોમથી રવિમાં 12:01, 12:01, 12:01. આ રહ્યો 12:01 અને 50 સેકન્ડ. તો 12:01 અને 50 સેકન્ડ. તો આ ઘડિયાળ ઓછામાં ઓછો આટલો સમય બતાવ્યો 7 દિવસ દરમિયાન, વધુમાં વધુ આટલો સમય બતાવ્યો. તો ફરક કેટલો આવ્યો? તો જો આ 59 છે અને 8 સેકન્ડ છે. 8 સેકન્ડ છે તો બીજા 52 સેકન્ડ ઉમેરાય ત્યારે આ 12 વાગી જાય. એ પછી હજી 1 મિનિટ ઉમેરવાની એટલે બીજા 60,
અને બીજા 50. ઓ બાપરે, 162 સેકન્ડનો ફરક છે આ બંને ટાઈમિંગમાં. તને ગણતા ના આવડે આટલા મોટા છોકરાને યાર, કે આમાં 11:59 અને 8 સેકન્ડ છે, એટલે આમાં હજી બીજા 52 સેકન્ડ થશે ને ત્યારે આ સમય તારો આવો થઈ જશે 12:00:00. પછી હજી આટલો સમય 1 મિનિટ અને 50 સેકન્ડ, 1 મિનિટ એટલે 60 અને 50, ટોટલ 162 સેકન્ડ આના કરતાં આ પાછળ છે. ગણતા તો આવડે ને આટલું. હા, તો 162 સેકન્ડનો સમય અંતરાલ આ ઘડિયાળમાં છે. હવે પેલી ઘડિયાળમાં જુઓ શું છે, મિનિમમ અને મેક્સિમમ ચેક કરો. આ ઘડિયાળમાં નાનામાં નાનો સમય કયો છે ભાઈ? 10:14:53. આ નાનામાં નાનો છે, જોઈ લે. અહીંયા છે 10:14:59 છે આ તો, બાકી તો બધા 10:15 છે, એટલે આ નાનોમાં નાનો સમય છે તો લઈ લે. 10:14:53. પછી મોટામાં મોટો સમય કયો છે? 10:15:24, 10:15:18, આ 10:15:24 આ મોટામાં મોટો સમય છે. હા, જોઈ લે, તો આવડે જ ને. 10:15:24. હવે આમાં કેટલો ફરક છે જો, ઓછામાં ઓછો સમય અને વધુમાં વધુ સમયમાં કેટલો ફરક છે. આ 14 મિનિટ 53 સેકન્ડ, એટલે અહીંયા હજી બીજા 7 સેકન્ડ થાય ત્યારે 10:15:0 બતાવે, અને પછી ઉપરના 24, એટલે બીજા 24 સેકન્ડ એડ કર, એટલે આ થઈ જાય 31 સેકન્ડ. યસ, તો અહીંયા સમય અંતરાલ આવે છે 31 સેકન્ડ. તો તારી સામાન્ય બુદ્ધિ તને શું કહે છે, કઈ ઘડિયાળ સારી? હા, વિડીયો પોઝ કર અને વિચાર કે હારી આ ઘડિયાળમાં ઓછામાં ઓછો સમય અને વધુમાં વધુ સમય વચ્ચે 162 સેકન્ડનો ફરક છે. 162 સેકન્ડનો ફરક પડી જાય, જ્યારે આ ઘડિયાળમાં 31 સેકન્ડનો જ ફરક પડે છે. તો આ ઘડિયાળ સારી ને? યસ, તો ઓકે, હું આ ઘડિયાળ લઈશ. ખ્યાલ? હવે તને એમ બી થતું હશે કદાચ કે સાહેબ આમાં 12 વાગ્યા છે તો આ બહુ નજીક છે અને આ બહુ દૂર છે. આ તો આના કાંટા કોઈ પાછળ કર્યા હોય તો 10 દેખાડતી હોય, તો આના કાંટા પાછા 12 ઉપર સેટ કરી દે તો આ 12 વાગ્યાના જ સમય બતાવશે ને. હા, એટલે સમજો કે નહીં શું કહેવા માગું છું? એટલે આ 12 વાગ્યાનો સમય આ બતાવે છે, એનાથી આમને શું લેના દેના? આ તને ગોથે ચડાવવા માટે કીધું છે, ક્યાં લેના દેના? તારી આ ઘડિયાળમાં તો કોઈ 1 વાગ્યો છે અને આ ઘડિયાળમાં 3 વાગ્યા છે, તો શું ફરક પડે છે? આના કાંટાને આમ સીધા કરી નાખ એટલે 1 સુધી આવી જાય. પછી જોવાનું એ રહે કે ફરક, તો ફરક આમાં વધારે, એટલે નહીં મજા આવે, આ બહુ ભૂલો પાડશે. આમાં ફરક ઓછો છે, તો આ ડન. તો હું આ ઘડિયાળ લેવાનું પસંદ કરીશ. ચાલ સ્ક્રીનશોટ લઈ લે, મસ્ત દાખલો હતો. સ્ટોપ. ઓકે, હવે નવો દાખલો. ભાઈ તને દાખલાઓ ભણાવવાની આ પદ્ધતિ મજા આવે ને દાખલાઓમાં સમજણ પડે ને તો કમેન્ટમાં લખ कि सर आपका पढ़ाई मज़ा आता है, नहीं आता तो भी लिख, तो मैं कुछ और ढंग का ट्राई करूँगा, मतलब रहूँगा टीचर ही लेकिन और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा. चल अब आ जा. उष्मा अथवा ऊर्जाનો એકમ કેલરી છે. આખી દુનિયાને ખબર છે, એમાં શું નવું છે? તે લગભગ 4 જૂલ બરાબર છે. એટલે આ લોકોએ પહેલાં જ તો રિલેશન ડિક્લેર કરી નાખ્યું કે 1 કેલરી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4.2 જૂલ. આ રિલેશન આપણને સીધું જ આપી દીધું. 1 કેલરી બરાબર 4.2 જૂલ. ઓકે, આગળ વધ. જ્યાં 1 જૂલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 kg મીટર સ્ક્વેર સેકન્ડ માઇનસ 2. નો પ્રોબ્લેમ. ચલો લેતા જાઓ આગળ. શું છે? કેજી મીટર સ્ક્વેર અપોન સેકન્ડ સ્ક્વેર. નો પ્રોબ્લેમ. આપણને ક્યાં વાંધો છે? જેવું રકમ કેવું કરવાનું. રાજાને ગમે રાણી, બાકી બધા ભરે પાણી. ખાવી છે ધાણી, આહા હા, શું રાઈમ બને છે. ચલ, ધારો કે એકમોની એક નવી પ્રણાલી લાયા જેમાં દળનો એકમ આલ્ફા કિલો બતાવે, લંબાઈનો એકમ બીટા મીટર બતાવે અને સમયનો એકમ ગામા સેકન્ડ બતાવે. તો નવા એકમોના સંદર્ભમાં કેલરીનું માન આવું થાય. સાબિત કરો. અરે યાર, કરના ક્યાં હે? આ કેલરીનું માન નવા એકમના સંદર્ભમાં આવું થાય એવું આપણે બતાવવાનું છે. તો ચાલ બતાવીએ. જો સાંભળો, હવે આ કેલરી એટલે કેટલું થાય તો નહીં ખબર ને. ચાલ, તો નવા એકમ લીધા પછી સપોઝ આ થતું હશે એક્સ કેલરી, તો એક્સ આપણે શોધવાનો છે તો શોધી નાખીએ. આ કેલરી એટલે છે તો ઉર્જાનો જ એકમ. ઉર્જાનો એકમ છે તો એનું MLT શું આવશે? M1 L2 T-2.
જોજો કંઈ અઘરું નથી ભાઈ, એમએલટીના જ ખેલ છે. કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર અપોન સેકન્ડ સ્ક્વેર. ડન. હવે આ જે કેલરીમાં છે, તો કેલરીમાં આ દળનો એકમ કિલો નથી, આલ્ફા કિલો લેવાનો કીધું છે ને રકમમાં. હા, તો આ દળનો એકમ શું લેવાનો? આલ્ફા કિલો. યસ. પછી લંબાઈનો એકમ શું લેવાનો છે? બીટા મીટર. બીટા મીટર. ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ? હા. સમયનો એકમ શું લેવાનો? ગેમા સેકન્ડ. બોલ ભાઈ, આવડ્યું? 4.2 કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર સેકન્ડ -2. હવે ધ્યાનથી જો, આલ્ફા એક્સ, આ કિલોગ્રામ, આ બે ઘાત અંદર આવે એટલે બીટા સ્ક્વેર મીટર સ્ક્વેર છે, ગેમાની -2, સેકન્ડની -2. 4.2 કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર સેકન્ડ -2. તો જો હવે આ કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર સેકન્ડ -2 આ ઉડી ગયું બધું. બાકીનું જે વધ્યું એનો વહીવટ કર. શું વધ્યું? એક્સ આલ્ફા બીટા સ્ક્વેર ગામા -2 ગેમા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4.2. આવું આવ્યો જવાબ. હવે એક્સને અહીંયા રાખ, 4.2 નીચે જવા દે, આલ્ફા બીટા સ્ક્વેર ગામા -2. હવે બધું ઉપર જવા દે, તો આલ્ફા -1 બીટા -2 અને ગામા થઈ જાય +2. 4.2 આવ્યું ભાઈ. નવા એકમના સંદર્ભમાં કેલરીનું માન આટલું થાય. બોલ, ત્યાં શું છે ને દાખલો? તું સિમ્પલ ગણિત છે, સિમ્પલ ગણિત છે. કેલરી કા એમએલટી રખા. આમ તો એમએલટીમાં આ એમ એટલે આપણે શું સમજતા હોઈએ છીએ? કિલોગ્રામ. પણ આ દાખલામાં એમને કિલોગ્રામ નહીં સમજવાનો, એમને આલ્ફા કિલો સમજવાનો. બસ એટલું જ તારી જોડે કરાવવા માગે છે લોકો. એમને આલ્ફા કિલો સમજો, એટલે બીટા મીટર, ખાલી મીટર નહીં, બીટા મીટર. સમજો? ઇઝી છે દાખલો. સ્ક્રીનશોટ લઈ લે. ચલ, 1, 2 and 3. ઓકે, ચલ જો સ્વાધ્યાયનો ચોથો દાખલો. સ્વાધ્યાયનો ચોથો દાખલો. બરાબર? ઇઝી છે. પેન મૂકી દઉં છું ખીચામાં, કંઈ જરૂર જ નહીં આની. લે. હા, જો આ કથનને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવો. બહુ મસ્ત સમજો. વ્યવહારિક બુદ્ધિનો પ્રશ્ન છે. કોઈ ગણતરી નહીં, કોઈ સૂત્ર નહીં, કોઈ કેલ્ક્યુલેટર નહીં, ખાલી વાતો કરવાની. વાર્તા રે વાર્તા, બાબુ ઢોર ચારતા, એ જ કરવાનું. ચાલ તો કરીએ વાર્તા. જો સરખામણી માટેના માનકોની સ્પષ્ટતા કર્યા વગર, એટલે એમએલટી કોઈ એકમો એ બધું નહીં લેતામાં, પારિમાણિક રાશિ મોટી છે કે નાની તેમ કહેવું અર્થહીન છે. હા, સરખામણી માટેના માનકો, સોરી, આ સેન્ટેન્સનો મતલબ મેં આખું વાંચ્યું નહીં, અડધું બોલી ગયું. ફરીથી કહું, સરખામણી માટેના માનકોની સ્પષ્ટતા કર્યા વગર કોઈ રાશિ મોટી છે કે નાની એમ કહેવું અર્થહીન છે. આ સેન્ટેન્સનો મતલબ જેમ કે હું કહું કે મારી હાઇટ બહુ વધારે છે. કેટલી વધારે છે? કદાચ મારી હાઇટ 1.5 ફૂટ હોય ને મને એમ લાગતું કે મારી વધારે છે, તો કોઈ બીજાને લાગે વધારે? ના લાગે. એટલે મારી હાઇટ વધારે છે, પણ કોની સરખામણીમાં એ કહીએ તો ખબર પડે કે હા હો સાહેબ તો આટલા લાંબા હશે, પેલું તો આટલો નાનો છે. અન્ડરસ્ટેન્ડ કે નહીં અન્ડરસ્ટેન્ડ? જેમ કે મારી બોડી જોરદાર છે. હવે આ અગરબત્તી જેવા હાથ છે, મને જોરદાર લાગે છે, પણ હમણાં બાજુમાં સલમાન ખાન ઊભો હોય તો મારા તો નાના લાગે ને. પણ કોઈ સરખામણી નથી એટલે કે મારી બોડી જોરદાર છે. સમજો? હા, તો કોઈની સરખામણી હોય અને તમે મોટું નાનું કહો તો અર્થ ઘટન થાય, નહીંતર અર્થહીન થાય. આ વાક્યનો એવો મતલબ છે. હા, સમજો? ચલ, હવે એવા 5 વાક્યો આપે, 5 કે 6, એના રીતે સરખામણી કરાવવાની કે મારી બોડી અને સલમાન ખાનની બોડી એમ સરખામણી કરાવવાની. ચાલ કરાવીએ. પરમાણુઓ ખૂબ જ નાના છે. કોની સરખામણીમાં નાના છે? કેટલા નાના છે? પેનની અણી હોય ને, તીક્ષ્ણ અણી, એની સરખામણી પરમાણુ સાથે થાય. ટાંકણીની તીક્ષ્ણ પિન, ટાંકણી પિનની અણીની સરખામણીમાં પરમાણુઓ નાના છે. હવે ખબર પડે કે આ પરમાણુ બહુ નાના છે. ડન. બીજો મુદ્દો, જેટ પ્લેન ખૂબ ઝડપથી ચાલે છે. જેટ પ્લેનની ઝડપ કોની સાથે સરખાઈએ? બુલેટ ટ્રેન, એક્સપ્રેસ ટ્રેન, હે ને? બુલેટ ટ્રેન, એક્સપ્રેસ ટ્રેન ઝૂમ ઝૂમ જાય, તો એની સરખામણી જેટ પ્લેન ફાસ્ટ છે. હા, તો એક્સપ્રેસ ટ્રેનની સરખામણીએ, એક્સપ્રેસ ટ્રેનની સરખામણીએ ક્લિયર. પછી નેક્સ્ટ, જ્યુપિટરનું દળ વધારે છે પૃથ્વીની સરખામણી. જ્યુપિટર તો ગ્રહ છે, તો ગ્રહને ગ્રહ સાથે સરખાવો ને પૃથ્વીની સરખામણીએ. પૃથ્વીની સરખામણીમાં
પૃથ્વીની સરખામણીમાં. ઓકે, નેક્સ્ટ જો આ રૂમમાં રહેલી હવામાં અણુઓની સંખ્યા ખૂબ જ વધારે છે. અણુઓની સંખ્યા ક્યાંય ભણાવ્યું હતું, શીખવાડ્યું હતું, યાદ કરજો. એવોગેડ્રો અંક ટાઈપ કંઈક વાત છે, તમારે કેમેસ્ટ્રીમાં આવતું હશે. 1 મોલમાં અણુઓની સંખ્યા એ ના કરતાં રૂમમાં રહેલા અણુઓની સંખ્યા વધારે. 1 મોલમાં આટલા, 1 મોલ એટલે 22.4 લીટર જેટલું છે. હવે એક રૂમ તો તારો 22.4 લીટર કરતાં ઘણોય મોટો હોય, હે ને? હા, તે રીતે સરખામણી કહી શકે કે 1 મોલની સરખામણીમાં રૂમમાં અણુઓની સંખ્યા વધારે છે. નેક્સ્ટ, ઇલેક્ટ્રોન કરતાં પ્રોટોન વધુ દળદાર છે. તો આમાં તો કંઈ કહેવાનું જ નથી, સરખામણી કરી જ છે. ઇલેક્ટ્રોન કરતાં પ્રોટોન વધુ દળદાર છે. હા, તો સરખામણી થઈ ગઈ છે, એટલે આમાં કંઈ કરવાની જરૂર નથી. આ વાક્ય ઓકે છે. પછી પ્રકાશની ઝડપ કરતાં ધ્વનિની ઝડપ ઓછી છે. હા, થઈ ગઈ સરખામણી. તારે જાણવું હોય તો હું કહી દઉં. પ્રકાશની ઝડપ 3 × 10⁸ છે અને ધ્વનિની ઝડપ લગભગ 340ની આસપાસ, અંદાજ આપું છું. તો સ્વાભાવિક છે પ્રકાશ તો ધ્વનિ કરતાં બહુ ફાસ્ટ છે. પણ આ વાક્યમાં કંઈ છેડછાડ કરશો જ નહીં ને. સરખામણી આપી છે આ 2 વાક્યમાં, ખાલી આ 4 વાક્યમાં નહોતી, તો આપણે સરખામણી એમને કરી આપી. ક્લિયર? બસ, તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લે. ચલ, 1, 2 and 3. ઓકે, જો સ્વાધ્યાયનો 5મો દાખલો. સ્વાધ્યાયનો 5મો દાખલો. લંબાઈનો નવો એકમ એવી રીતે પસંદ કર્યો કે જેથી શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ 1 એકમ થાય. હોય, આ વાક્યનો મતલબ જ તો આવડવો જોઈએ સાહેબ. એક કામ કર, આ લોકોએ શું કર્યું હશે? લંબાઈ માટે એક નવો એકમ બનાવ્યો હશે. લંબાઈ માટે નવો એકમ બનાવ્યો, તેના કારણે પ્રકાશની ઝડપ બી બદલાય જ ને. ઓબ્વિયસલી યાર, પ્રકાશની ઝડપ એટલે શું થાય? કોઈની બી ઝડપ એટલે અંતર ભાગ્યા સમય થાય ને. તો આ લંબાઈને બદલો તો આનો જવાબ બદલાય. બદલાઈને આ લોકોએ શું માન્યું કે 1 એકમ થયો હશે. નો પ્રોબ્લેમ, ભલે એવું કર્યું એમણે. ચાલ, તો હવે ઝડપને લખવી કઈ રીતે લખાય? ઝડપ બરાબર 1 એકમ રીતે લખાય. ઝડપને આપણે સી આપી દઈએ નામ. પ્રકાશની ઝડપ એટલે સી. હા, 1 એકમ આ રીતે લખાય કે નહીં? પણ હવે આનું એકમ શું લખવાનું? પહેલાં તો આપણે મીટર/સેકન્ડ લખતા હતા. બદલાયું કોણ છે આમાંથી? આ બદલાયું ને. કેમ? લંબાઈનો નવો એકમ લાયા. તો હવે આ એકમ મીટર નહીં ચાલે. નવો એકમ શું લાયા ખબર નહીં, તો આપણે લખી દઈએ ગુજરાતીમાં નવો એકમ. તો હવે ઝડપને આ રીતે લખાય ને, 1 નવો એકમ ભાગ્યા સેકન્ડ. બોલ, ક્લિયર છે? જો દોસ્ત દાખલો આવડે ના આવડે, પણ આ રકમ શું કહેવા માગે છે, એણે શું કર્યું એ એનાલિસિસ કરતાં તો આવડવું જોઈએ ને. તું ફિર છે દેખ, લંબાઈનો એકમ બદલ્યો એટલે હવે મીટર નહીં લેતા, જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં કંઈક અલગ લેજો. હો, હવે એ લોકોએ ઝડપ આપી છે કે પ્રકાશની ઝડપ 1 એકમ. નો પ્રોબ્લેમ. પ્રકાશનો એકમ શું થાય? મીટર/સેકન્ડ. પણ એટલે કોઈ કીધું કો ખરા કે લંબાઈનો એકમ નવો લીધો છે, તો ભાઈ આ મીટર નહીં ચાલે. અહીંયા શું આવશે? નવો એકમ. સિમ્પલ. હા, આ ઝડપ આવી ગઈ. 1 નવો એકમ ભાગ્યા સેકન્ડ. ક્લિયર? હવે બીજું પદ શું કહે છે? સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનું અંતર કાપતા 8 મિનિટ અને 20 સેકન્ડ લાગે છે. તો સમય કેટલો લાગે છે? 8 મિનિટ પ્લસ 20 સેકન્ડ. હવે 8 મિનિટ એટલે 8 × 60. આ તો હવે આ ના આવડે તો યાર શું કરે સાયન્સમાં તું? 480 પ્લસ 20 સેકન્ડ એટલે 500 સેકન્ડનો સમય લાગે છે. નો પ્રોબ્લેમ. તો પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર કેટલું થશે? નો પ્રોબ્લેમ. અંતર જાણવું છે બેટા? સિમ્પલ છે, ઝડપ ગુણ્યા સમય. ઝડપ ક્યાં ગયા? અરે લઈ લે, 1 નવો એકમ ભાગ્યા સેકન્ડ. 1 નવો એકમ ભાગ્યા સેકન્ડ. સમય કેટલો છે? 500 સેકન્ડ. 500 સેકન્ડ. સેકન્ડ ગયું. જવાબ આવ્યો 500 નવો એકમ. આ અંતર આવ્યું ભાઈ. બોલ, કેવો રહ્યો દાખલો? ઇઝી છે ને? દાખલામાં દમ નહોતો, તને અહીંયા એ લોકોએ ફેરવ્યો. આ વસ્તુ ઓળખવાની હતી
કે લંબાઈનો નવો એકમ લીધો એટલે હવે મીટર ક્યાંય ચાલશે નહીં, મીટર કો બદલ, તો મીટરને બદલ્યું તો શું નામ આપ્યું તો ખબર નહીં, તો નવો એકમ નામ આપ્યું. સિમ્પલ, ઇઝી દાખલો છે, જોઈ લે. 1, 2 એન્ડ જો ભાઈ ત્યાંનો સ્ક્રીનશોટ લીધો ને, દાખલામાં મજા આવી ને. હા, હવે કમેન્ટમાં લખ કે સાહેબ તમે આટલું ચોખવટપૂર્વક દરેક વસ્તુ ઝીણું ઝીણું શીખવાડો છો તો અમને ગમે છે, અમને મજા આવે છે. તો કમેન્ટમાં લખ. અને તને એમ લાગે કે આ નથી ઓકે, સાહેબ કંઈક અલગ ભણાવો, કંઈક ફાસ્ટ કરો, તો એવું બી લખ કમેન્ટમાં. ઠીક છે? ઓકે, પણ પેલું ભૂલતો નહીં, આરાધ્ય પ્રાઇમરી ક્લાસીસ, આરાધ્ય કોમર્સ ક્લાસીસ સબસ્ક્રાઈબ કરવાઓ, શેર કરવાઓ, લાઈક કરવાઓ, કમેન્ટ કરવાઓ. ટેક કેર.